आज कितने लोग वो हैं जो पहली बार क्लास में बैठे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग पहली बार बैठे हो? पहले नहीं है ना आप लोग? अच्छा, बहुत सारे लोग नए बैठे हैं। क्या आप लोग रेगुलर नहीं आते या आप लोगों का एडमिशन अभी हुआ है? एडमिशन अभी हुआ है, ठीक है। चलिए, सिलेबस आप लोगों ने देख ही रखा होगा, ठीक है, लगा हुआ है आगे। तो लास्ट मैंने क्लास में आप लोगों को लर्निंग का टॉपिक शुरू करवाया था, याद है आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा सा पूछ लेती हूँ फिर भी। लर्निंग में मैंने आप लोगों को क्या कोई थ्योरी करवाई है? नहीं करवाई कोई भी थ्योरी लर्निंग की? करवाई है ना? आप तो थे। हाँ, किनके द्वारा दिया गया? एल्बर्ट बेंड्यूरा का। एल्बर्ट बेंड्यूरा का एक्सपेरिमेंट क्या था? बोगोडाल का। उन्होंने कौन से प्रकार के 4 प्रभावों की बात करी थी जो आपके 4 इफेक्ट्स है? इफेक्ट, हाँ हाँ ठीक आ रही है आवाज, बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, मॉडलिंग इफेक्ट, नेक्स्ट भूलते जा रहे हैं, और उसका अपोजिट इनहिबिटरी का क्या होगा? डिसइनहिबिटरी। चलिए, जिन लोगों ने अटेंड किया वो लोग एक बार दोबारा ब्रशअप कर लेना अपने लेवल पर। मैं आप लोगों को आगे लेकर चल रही हूँ। हम लोगों का स्टार्टिंग जो है वो लर्निंग को लेकर है। आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम लोग किस प्रकार चलेंगे। पहला है आप लोगों का एक मेन हम लेके चलेंगे लर्निंग का, उसके बाद होगा हमारा टीचिंग का, और लास्ट में होगा हमारा इवैल्यूएशन का। जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, वहीं पर एक नाम आप लोगों ने सुना होगा ब्लूम का, ब्लूम टैक्सोनॉमी। वो हमारा यही इवैल्यूएशन में है, क्योंकि जो भी आपने टेस्ट पेपर वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो आप क्वेश्चंस किस प्रकार के रखेंगे, उन क्वेश्चन के पीछे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिए होंगे, जो आपने मेरे को एक क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। और जहां तक लर्निंग का सवाल है, लर्निंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, कुछ है आप लोगों का मेन जो एक टॉपिक चलता है वो है हाउ चिल्ड्रन लर्न। यहाँ पे चिल्ड्रन का मतलब आप लोगों के केस में है एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। ये लोग किस प्रकार सीखते हैं। तो यहाँ पर मेन है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो मॉडल है हमारा वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। इस पर जो आप लोगों के नेट में क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर आप लोगों ने पहले कभी दिया हो एग्जाम, एक आपने देखा होगा 5E का क्वेश्चन देखा है कभी आप लोगों ने? आप लोगों को ऑर्डर में लगाने को दिया जाएगा कि 5E का आपका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ तो सब लोगों को देखकर लग रहा है कि आपने कभी भी नहीं देखा, कभी नाम नहीं सुना। हाँ जी, आपने सुना है क्या? अच्छा, कौन से ईयर में आपने क्वेश्चन को देखा है? ये आपका 19 से लगातार आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक इसमें 5E है, इसमें एक मॉडल है, वो मॉडल कहलाता है आइकॉन मॉडल, ठीक है। तो लर्निंग के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म मेन है आप लोगों का। इसके अंदर कई थ्योरीज है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पूरा थ्योरी के बीच में नहीं जाना। आप लोगों की एग्जाम के रेलेवेंट आपको क्या क्या पता हो। तो यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट का काम है जो मेन है, उसमें मेन नाम लिख रही हूँ। एक नाम कहलाता है जीन पियाजे का, एक कहलाता है, अगली आवाज आ रही है कहीं से, वाइगोट्स्की का। तो अगर आपने वाइगोट्स्की का नाम सुना है तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके मेन योगदान को लेकर है कि इनका मेन काम किसको लेकर था। तो वाइगोट्स्की का जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर ZPD को लेकर आता है, ठीक है। बाकी इनकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है कि इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, आप इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पियाजे का जो काम है
इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर काम है, जिसमें आप लोगों के लिए पूछा जाता है कि इनकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। किसी किसी शिफ्ट को तो आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो मेन आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म में ये सब पढ़ना होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म से जो बिल्कुल विपरीत आप लोगों की विचारधारा होगी वो कहलाएगी बिहेवियरिज्म की। आज से पहले जब मेरा जमाना था, मेरे से पहले मेरे पेरेंट्स का जमाना रहा, तब हम लोगों को ऐसे पढ़ाते थे कि हमको रटना होता था, रट्टा मार एजुकेशन। अब तो फिर भी बहुत बदलाव है। आप लोग कम से कम टीचर को उठ के कह देते हैं, मैम ये आप क्या बता रही हैं, मैम हमारे गूगल में तो ये लिखा आ रहा है और आप क्या बता रही हैं। लेकिन हमारे ज़माने में अगर टीचर बोल देगा ना 2 छिका 14, तो कोई उठ के ये नहीं बोलेगा मैम 2 छिका 12 होता है, 2 सत्ते 14 होता है। क्योंकि उस जमाने का टाइम क्या था, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और आज आप लोगों का क्या है, लर्नर सेंटर। लेकिन लर्नर सेंटर से ना थोड़े हम आगे आ चुके हैं, लेकिन किताबों में वो लिखा नहीं गया है। जो अब आप लोगों का अप्रोच चल रहा है वो लर्नर सेंटर्ड से भी आगे जाकर लर्निंग सेंटर्ड है। कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना वो लर्नर सेंटर्ड पे नहीं है, वो है लर्निंग सेंटर्ड पे। फर्क क्या होगा, टीचर सेंटर्ड है एक आपका लर्नर सेंटर्ड है, और एक मैं आपको कह रही हूँ लर्निंग सेंटर्ड है। व्हाट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, लर्नर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड? क्योंकि टीचर और लर्नर का तो आप अभी अपने आप ही बता देंगे। तो जो पेचीदा सवाल है वो है आप लोगों का लर्नर और लर्निंग सेंटर्ड में क्या फर्क होगा। एनी आइडिया? अच्छा, जहाँ कुछ लिखते हैं, हाँ सीखते हैं। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि हम किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें ये माना गया कि हम ज्यादातर ग्रुप में सीखते हैं, हम इंडिविजुअल होके नहीं सीखते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी। कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाने से पहले आपको ये पता हो, एक लर्नर सेंटर्ड और एक लर्निंग सेंटर्ड, इन दो मिलती जुलती टर्म्स में फर्क क्या है। हमारा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बनकर आया कि हमें टीचर सेंटर से निजात मानी है, यानी कि केवल ये ना हो कि टीचर मेन हो और टीचर ही सबको डिसाइड कर रहा है, मतलब एक जग एंड मग मॉडल। क्या मायने हुए जग एंड मग मॉडल? यानी कि ये है हमारा टीचर, ये है हमारा स्टूडेंट। मुझे सब कुछ पता है, ये खुशफहमी मुझे है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे देखना है मुझे बच्चे को कितना डाल के देना है, उसको कितना हजम होगा, वो कितना पढ़ पाएगा, कैसे करेगा, हर चीज को मैं डिसाइड करूंगी। वो जग एंड मग मॉडल कहलाया, जहां पर हमारा टीचर सेंटर्ड होगा। अब आया लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में माना गया भाई हमको टीचर से थोड़ा सा चाहिए कि हमारा बच्चा भी सवाल कर पाए। तो यहाँ पे ये एक हमारे को लिबर्टी मिली कि बच्चे को भी हम सवाल पूछने का मौका देंगे, और जो भी हम पढ़ाएंगे वो केवल टीचर ही डिसाइड नहीं करेगा कि करिकुलम आप लोगों को मिल गया और आपने देखा करिकुलम के अकॉर्डिंगली मुझे क्या पढ़ाना है और आप पढ़ाए जा रहे हैं। आपको देखना होगा आपके लर्नर के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। वो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स में है, लर्नर का एज क्या है, उस एज के अकॉर्डिंगली उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाऊंगी, यहां तक दिख पाएगा, पीछे वालों को खासकर पूछ रही हूँ, दिख रहा है। आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। यहां से आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है लर्निंग स्टाइल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जहां पर लर्निंग सेंटर्ड होगा, यहां पर मेन ये है कि वी हैव टू एम्पावर द लर्नर। अब इन दोनों बातों में क्या फर्क है? व्हेन यू वांट टू एम्पावर द लर्नर, क्या कहना चाहूंगी मैं,
अगर आप चाह रहे हैं कि आप अध्येता को सशक्त बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप? लर्नर को एम्पावर करने का मतलब ये है कि आप लर्नर को वो जो टिडबिट्स ऑफ नॉलेज है वो उसके दिमाग में घुसेड़ो मत। लेट द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। अगर बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा तो आपका काम क्या है कि आप सिंपल एक को लर्नर की भूमिका में हैं। टीचर की भूमिका, इंस्ट्रक्टर की भूमिका अब यहाँ पर को लर्नर की होगी। को लर्नर का मतलब ये है, कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना है, मैं आप लोगों को टॉपिक के लिए केवल वेबसाइट बताऊंगी, क्योंकि अब तो हमारे ऑनलाइन मेथड भी है। मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताया, एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया, ये टॉपिक है, कल आप में से कोई भी आएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर लेक्चर आप लोगों को देना है, आपका अपना प्रेजेंटेशन है, आप पीपीटी का करो या आप आके खुद पढ़ाना चाहो, ये आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ये नहीं देखा कि बच्चा किस प्रकार का, एज क्या है, मैच्योरिटी क्या है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट लेवल क्या है, बच्चे का अपना सोचना क्या है। मैंने सिंपल आप लोगों को बोला आप अपना काम ग्रुप में कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पास आके पूछ पाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कह रहा है कि जैसे टीचर सेंटर्ड में मैं आपको रट्टे लगवाऊंगी, लर्नर सेंटर्ड के अंदर मैं आपको मौका दूंगी कि आप मुझसे पूछ पाएंगे कि जो मैं पढ़ा रही हूं उसके रेलेवेंट आप मेरे को पूछोगे। लेकिन जहां पे मैं लर्निंग सेंटर्ड में आऊंगी, मैं लर्नर सेंटर से एक कदम और आगे बढ़ जाऊंगी, मैं कहूंगी सब कुछ आपको खुद करना है। मेरा काम केवल क्या है, आपको स्कैफोल्डिंग देना। क्या देना? ये टेक्निकल टर्म है, ये कई बार पेपर में आती है, स्कैफोल्डिंग वर्ड के मायने क्या है। तो जहां पर आप एक लर्नर की नॉलेज कंस्ट्रक्शन में उसको हेल्प कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, वो अपने आप में कहलाएगा स्कैफोल्डिंग, जो एक निश्चित समय तक दी जाने वाली आपको हेल्प मिलेगी। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है भाई? तो लर्निंग सेंटर क्या कह रहा है, जब मैं आपको एम्पावर कर रही हूं तो मैं कह रही हूं आपको नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करनी होगी। कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज। अब ये नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होगी? इसके लिए होगा आपका ग्रुप। यहां पर आप अकेले काम नहीं करेंगे, यहां जब भी काम होगा वो ग्रुप में होगा। इसमें हम स्मॉल ग्रुप भी लेंगे, कई बार हम बड़े ग्रुप भी लेंगे। तो जो हमारी ग्रुप लर्निंग होगी वो दो प्रकार की होगी। आपके लिए पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा अप्रोच कहलाएगा जहां पर आपका ग्रुप लर्निंग है। आपका टीचर सेंटर्ड होगा, आपका लर्नर सेंटर्ड होगा, आपका लर्निंग सेंटर्ड होगा। तो बहुत लोग यहाँ पे लगा देंगे लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अब जो हम कर रहे हैं वो लर्निंग सेंटर्ड पर है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है आप लोगों का वो लर्निंग सेंटर्ड है, और लर्निंग सेंटर्ड में आपने लर्नर को तो ले ही लिया है, लेकिन आप उसको एक कदम और आगे लेकर गए हैं, जहां पर सारी चीजों को बच्चा खुद करेगा, लर्नर जो है आपका वो खुद करेगा। तो जहां पर हमारी ग्रुप लर्निंग है, इसमें दो मेन चीजें आएंगी। एक कहलाएगी आप लोगों की कोऑपरेटिव लर्निंग, अगर टर्म आपने पेपर में कभी देखी हो, और एक कहलाती है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग। सुना है आपने इन दो टर्म्स के बारे में? क्या फर्क हो सकता है कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में? यस यू बताइए आप। कोऑपरेटिव लर्निंग में जो क्लासमेट्स होते हैं उनके थ्रू जो कोऑपरेट किया जाता है, और कोलैबोरेशन में से ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है। मतलब एक स्कैफोल्ड करा जाता है किसी जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है वो नॉलेज। ये दोनों में ही आएगा स्कैफोल्डिंग। अब इसमें फर्क क्या है? क्या मैं इतना क्लीन कर लूं? ठीक है। अच्छा लिखना चाहते हैं? लिखिए। हिंदी में लिखना चाहते हैं? लिखिए लर्नर सेंटर्ड, अध्येता केंद्रित। यहां पर लर्नर के जो अपने पर्सनल ट्रेट्स है, लर्नर के जो अपने पर्सनल ट्रेट्स है, तो यहाँ पे लर्नर के जो अपने हैं उसमें है उसकी आयु क्या है, लिख लेंगे। एज को मैंने बोला आयु, हाँ जी आप, अच्छा डेमो है, ओके।
उसके बाद है आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल। लर्नर का अपना लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली। ये सारे आपके लर्नर सेंटर्ड में। मैडम आपने जैसे बताया लर्निंग में आपने बताया कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर और उसमें बताया डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, लेकिन इसमें आपको अपोजिट नहीं लग रहा बहुत चीज़ें अलग? लर्नर सेंटर्ड में और लर्निंग में दोनों में फर्क है। यहाँ पर आपके टीचर का अभी भी डोमिनेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी टीचर डिजाइन करेगा। इंस्ट्रक्शन विल बी डिजाइन बाय टीचर। टीचर यहाँ पे बस एक फैसिलिटेटर के तौर पर आपको बीच बीच में जहाँ दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, आप अपने प्रश्न को रखोगे। क्योंकि ये अप्रोच आया क्यों? टीचर सेंटर्ड के अगेंस्ट में आया। तो जो बातें आपने टीचर वाले में देखी जो आपको गलत लगी, वो आपने यहाँ पे लर्नर में देखा कि यहाँ पे हमें लर्नर को भी लिबर्टी देनी होगी, वो भी अपनी बात को रख पाएगा। लेकिन हम उसको यहाँ पे इतना आगे नहीं ले पाएंगे कि वो वहां पर खुद ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। वो वही करेगा जो टीचर ने एक्टिविटी को डिजाइन करा है, जो कंटेंट वो दे रही है, बस उस पर क्लैरिटी मिल पाएगी। ये कह सकते हैं लर्नर इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये कहा जा सकता है। लर्निंग इज एक्चुअली एडवांस फॉर्म ऑफ लर्नर। हाँ, तो इसमें फिर ये क्वालिटी कैसा है मैडम, विदाउट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर इन लर्निंग? ये पूछना था। विदाउट इन, दोबारा बताइए अपनी बात को। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर इन लर्निंग, how quality of education comes? Quality of education will come mainly in learning centered approach. Idea, yes, idea is about कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए लग रहा है क्योंकि टर्म आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जहां पर लर्नर सेंटर्ड है, मैंने कहा वहां पर टीचर की अथॉरिटी बस आपने थोड़ी कम की है और आपने लर्नर को लिबर्टी दी है। लेकिन जब आप आते हैं लर्निंग सेंटर्ड में, आपने वहां टीचर को फैसिलिटेटर नहीं बल्कि टीचर को कहा वो को लर्नर होगा। टीचर को आप को लर्नर लर्नर सेंटर्ड में नहीं मानेंगे। दोनों बातों में फर्क क्या है? जहां पर आप ग्रुप लर्निंग को करवाएंगे, वहां पर आपने एक ग्रुप बनवाया और आपने कहा कल आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। आप लोग जब वहां पे कुछ चीजों को लेकर आएंगे, एक्सप्लोर करोगे, नेट पे लेकर आओगे, तो हो सकता है बहुत सी वो जानकारियां जो अब तक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी नेट को इतना सर्फिंग नहीं किया, तो बहुत से आइडियाज मुझको भी मिलेंगे। हो सकता है कि कई बार प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैं इंटरनेट पर आप लोगों के साथ लाइव हो जाऊं और मैं भी आप लोगों के साथ अपनी जानकारी को साझा कर रही हूं। यानी कि जानकारी को शेयर करना और जानकारी को थोपना, दोनों बातें अलग अलग है। जब आप लर्निंग सेंटर्ड में आ रहे हैं तो आप शेयर कर रहे हो नॉलेज को। इट इज नॉट अबाउट दैट यू विल बी इंस्ट्रक्टिंग लर्नर व्हाट टू डू, इट इज मोर अबाउट हाउ टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट नॉलेज। तो फर्क है या नहीं है? आज की टाइम में माना गया है कि हमें लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच पे चलना है। आप किसी भी, आप केवल अपने डीयू की नहीं, आप किसी भी टेक्निकल, अगर आप एमबीए वगैरह में, आईआईटी में कहीं भी जाते हैं, वहां पर आप लोगों को बोला जाता है आप सिंपल यहाँ पर आके एक्टिव रखिए। इट इज नॉट अबाउट दिस थिंग कि मैं आप लोगों को बोलूंगी और आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाएंगे। इट इज अबाउट दिस थिंग कि मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक के ऊपर एक ओवरव्यू दूंगी, एक हमारा डिस्कशन होगा, उसके बाद जो भी मुझे एक इवैल्यूएशन के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो उस प्रोडक्ट में मैं इस प्रोसेस के ऊपर भी ध्यान रखकर चलूंगी कि एक्चुअली क्या आप सभी लोग उसमें जुड़े थे या नहीं थे। आपका प्रोडक्ट क्या निकल कर आया, मेरे लिए उससे ज्यादा मायने क्या रखेगा कि आप लोगों ने एफर्ट किस प्रकार डाले। I will be emphasizing more on the process part than your product part. Had it been your learner-centered approach, तो हो सकता है मैं formative assessment के तौर के ऊपर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई फाइल, कोई पोर्टफोलियो, कुछ भी आप लोगों से कह सकती हूँ। लेकिन जब ये आप लोगों का लर्निंग सेंटर्ड होगा, तो मैं प्रोडक्ट पे कम जाऊंगी। मेरा आइडिया क्या है? आपने कितना कोलैबोरेट करा, आपने अपनी टीम को कामयाब बनाने के लिए अपने लेवल पे कितने एफर्ट डाले हैं। मैं जो भी आप लोगों की रिवॉर्डिंग करना चाहूंगी वो मैं ग्रुप बेस्ड होगा। वहां पे आप लोगों के लिए सिंपल एक तरीका है, या तो आप सारे तरोगे या आप सारे डूबोगे। इन दोनों की डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं।
मैं कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव का तो प्रॉपर अभी बताऊंगी, अभी मैं केवल आपको बता रही हूँ लर्नर में और लर्निंग सेंटर्ड में क्या फर्क है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो जहां पर मैंने कहा कि आपका लर्निंग का है, मेरा जो इवैल्यूएशन भी होगा उसमें मैं प्रोसेस के ऊपर ध्यान ज्यादा दूंगी बजाय कि आपके प्रोडक्ट में। और टीचर की जो यहाँ पर भूमिका है, वो टीचर यहाँ पे खुद बहुत सारी नई चीजों को जानेगा, क्योंकि यहाँ पर जब इतने दिमाग मिलकर काम करेंगे तो आप कुछ बेटर ही लेकर आएंगे। लेकिन जब आपका लर्नर सेंटर्ड है, यहाँ पर टीचर अभी वही फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर है, जो सिर्फ आपको दी गई सामग्री को, जो भी आपका कंटेंट है, उस कंटेंट को ही क्लियर करेगा। उस कंटेंट में उस किताबों से आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि जहां पर आपकी टेक्स्ट बुक हुई, आप अभी भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऊपर ही रहेंगे। टीचर आपको वही पढ़ाएगा जो आपका करिकुलम है, बस उस करिकुलम के अंदर आप लोगों के लिए एक्टिविटीज को देख लेगा कि अगर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अपने आप में काइनेस्थेटिक है, तो मैं उस बच्चे को केवल ऑडिटरी मोड पर, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों का ऑडिटरी मोड चल रहा है क्योंकि मैं केवल बोल रही हूं, आप लोग केवल मेरे को सुन रहे हैं। तो अभी जो लर्निंग स्टाइल की हम बात कर रहे हैं वो केवल ऑडिटरी है। लेकिन अगर आपका लर्नर सेंटर्ड होगा, हो सकता है कई बार कुछ लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, तो मुझे उन डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपनी मेथोडोलॉजी में बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी भूमिका क्या है, मुझे फैसिलिटेट करना है। मुझे ये देखना है हर एक के दिमाग में पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो, जिसका जो भी लर्निंग स्टाइल होगा उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली मैं अपनी मेथोडोलॉजी में बदलाव कर सकती हूँ। इतनी बात समझ में आई? और अगर ये टीचर सेंटर्ड होता, मैं ये मान लेती सभी लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो मंद बुद्धि है, वो क्लास को छोड़ गए। लेकिन जब ये लर्नर सेंटर्ड पर आया तो आपने ये नहीं कहा कि आपके लर्नर को समझ में नहीं आ रहा तो ये लर्नर की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम मेरी है। हो सकता है लर्नर का जो पर्सनल एट्रीब्यूट है उसको कहीं ना कहीं मैंने इग्नोर कर दिया है। तो आइडिया इस कि मेरे को सभी को साथ में लेकर चलना है। हर बच्चे का अपना यूनिक स्टाइल होगा, मुझे वो यूनिक स्टाइल को कैटर करना होगा। वो कहलाया आपका लर्नर सेंटर्ड में। लेकिन जब मैंने लर्निंग सेंटर्ड में कर दिया, पहली बात तो ये है कि आपने ग्रुप लेकर आ गए। आप लोगों को खुद भी बहुत कंफर्टेबल लगता है जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं। अभी मैं एक को 1-to-1 कराना शुरू करूंगी ना, तो आप में से बहुत लोग ना शायद अपने डाउट को भी नहीं रखने वाले। लेकिन जब आपको लगता है ना ग्रुप में है और आप सब लोगों को अगर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना, अपना बेस्ट देना है, तो आप लोगों का काम करने का तरीका ही अलग होगा। और ये लाइक इसलिए है क्योंकि हमने अपने नए करिकुलम के अंदर, चाहे आप लोगों ने हायर एजुकेशन में पढ़ा होगा एनसीएफ 2005 को लेकर, आपकी एनईपी 2020 है, आपका एक नया एनसीएफ और निकल कर आया है जो अभी आधा ही आया है 2022 का, लेकिन वो केवल अभी आप लोगों का स्कूल एजुकेशन के ऊपर है। उसमें भी क्या बात की गई है, हमने कोई पीस एजुकेशन नहीं रखा है, मानते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग जब बहुत छोटे रहे होंगे, आपका कोई पेपर हुआ करता होगा मॉरल एजुकेशन का। क्या आप में से जिनके बच्चे हैं, क्या आपके बच्चों का पेपर होता है अब मॉरल एजुकेशन का? नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी गवर्नमेंट ये मानती है कि मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है? आर वी अंडर एस्टिमेटिंग मॉरल वैल्यूज, दैट्स व्हाई वी हैव सिंपली डन अवे विद मॉरल बुक्स? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों हमने ये किया है? Secondary. Are we really denying, or we have simply changed the way? हम लोगों ने उस बात को और ज्यादा तवज्जो दी। हम आज मोरालिटी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने सिंपल एक काम किया, एक छोटा एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। एक ऐड आपने देखा होगा जूही चावला का। वो बच्चा कहता है, मम्मी मैगी में या पिज्जा में बैंगन घिया कुछ ऐसा करके ऐड है। वो कहती है, नहीं बेटा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली ग्राइंड कर देती है। जब आपका बच्चा घिया तोरी टिंडा नहीं खाता तो आप क्या करते हो, उसको पासा में ग्राइंड करके दे देते हो। करते हो ये काम, जो लेडीज यहाँ पर बैठी हैं करते हैं, वही काम हमने करा है। अगर मैं मॉरल एजुकेशन का अभी भी सब्जेक्ट बना दूंगी ना और कहूंगी कल 3 पीरियड है मॉरल एजुकेशन के, आधे बच्चे क्लास में आएंगे ही नहीं। कहेंगे आज तो मैम ने आशा चैनल चलाना है, आज प्रवचन होगा, हो सकता है हमारी टीचर भी भगवा कपड़े पहनकर आके आज हमें मोरालिटी को पढ़ाएगी, तो हो सकता है बहुत से लोग भाग जाएंगे। तो क्या है, आपने मोरालिटी को इतना अच्छा रखना है कि जैसे मैंने कहा, आपने पासा में बैंगन को डाल देना है।
आपके हर सब्जेक्ट में हम मोरालिटी को डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हम मोरालिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब मेरा अप्रोच ही ये बन गया कि मेरे को कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव पर लेकर आना है, तो आइडिया क्या है कि आप लोगों को ग्रुप में रहना आएगा, आपको ऑड्स को एकोमोडेट करना आएगा। ये जो आज हम हर एक को है ना, मेरे को ये बंदा पसंद नहीं है, मुझे इसको देखकर ही ना नेगेटिव वाइब्स आती है, मैं तो इसके साथ काम नहीं कर सकती। तो ये जो हमारा ऑफिस में है, आगे चल के हमारे घर में है, हमारी शादी में है, हमारे परिवारों में है, उसमें अगर बदलाव लेकर आना है, वो सोशल चेंज बिल्कुल आपको बिगिनिंग लेवल पे स्कूल पे लाना है। आपको इस प्रकार से बच्चों का करना है कि जब आप उन लोगों का ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप हमेशा हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस वर्ड के मायने क्या है? आपने ये नहीं कहना कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, आइडिया इज डिफरेंट। ये तो सबको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, इसको मेरा पसंद है, मेरे को इसका पसंद है, हम दोनों मिलके जो भी घोटाले करें। नहीं, ये कह रहा है कि जब आपने ग्रुप बनाना है वो हेट्रोजीनियस बनाना है। हेट्रो का मतलब क्या है? आपके और मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन हमको मिलके चलना है। तो कोलैबोरेटिव में जो आपका इंटरपर्सनल है, जो आपका सोशल स्किल है, और आपकी जो अपने लेवल के ऊपर एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है कि आपको अपनी टीम को कामयाब बनाना है, आपको अपना शेयर देना होगा। जब आप बिगिनिंग लेवल के ऊपर इन चीजों को सीखना शुरू करेंगे तो आपकी उसी कोलैबोरेटिव मोड के अंदर मोरालिटी कूट कूट के भरी गई है। इनफैक्ट जब आप अपने यहाँ साइंस में पढ़ाते हो, आप लोग बताते हैं कि भाई सोडियम और क्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्डिंग है, आप मोरालिटी वहां भी डालते हैं। आपकी लैंग्वेज इतनी न्यूट्रल होनी चाहिए, या आपकी लैंग्वेज इतनी कमाल की होनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज में मोरालिटी आ रही है। जब आप कहते हैं, थोड़ा बहुत साइंस का आइडिया होगा आप लोगों को कि सोडियम एंड क्लोरीन में क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन उसको लेगा। तो अगर हम कहते हैं सोडियम लूजेस वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आप मोरालिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। जब आप कहते हैं सोडियम इज गिविंग अवे इट्स वन इलेक्ट्रॉन टू हेल्प क्लोरीन, सो सोडियम इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इज टेकिंग, इट विल बी गेटिंग नेगेटिव चार्ज। आपकी मोरालिटी आपकी लैंग्वेज से बच्चों तक चली गई है। समझ में आई बात? तो ये नहीं था कि 2005 में ये बात को रखा गया कि हम 4 नए विषयों को ऐड करेंगे। वो 4 नए विषयों में ये बात रखी गई कि पीस एजुकेशन, जिसको हमने शांति शिक्षा बोला, उसके लिए हम कोई भी किताब नहीं लगाएंगे। किताब लगाने का मतलब क्या है? ओहो, एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा, एक पेपर और पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कर, मोरालिटी का कल पेपर है, 2 लेसन आप करके आना, 2 आप करके आना, तीनों मिलके चीटिंग करेंगे। आप मुझे बताना गौतम बुद्ध क्या बोल के गए, आप मुझे महावीर का बताना, मैं नानक का याद करके आऊंगी, और तीनों मिलके कमाल की चीटिंग करेंगे। The very purpose of introducing moral education in the form of book will be failed immediately once you say कि हम moral education में चीटिंग करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को बात? तो ऐसा नहीं है कि हमने मोरालिटी को माना नहीं, हमने कहा हम मोरालिटी को देने का तरीका अपना बदलेंगे। ये तरीका उस तरीके से बहुत बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी NCTE ने टीचर्स एजुकेशन में इन चीजों को करवाया नहीं। अगर इसको इस प्रकार करवाया जाता कि हमने ट्रेनिंग के ऊपर भी उतना ध्यान किया जाता, तो चाहे हमारी जितनी भी कमेटी बैठी, वो जस्टिस वर्मा कमेटी थी, वो चट्टोपाध्याय कमेटी थी, उन सब में यही बातें तो रखी गई थी। आज भी तो इतना विवाद चल रहा है NCTE को लेकर। तो वही है कि हमारी जो ऑथोराइज्ड बॉडी है, अगर वो जिम्मेदारी से काम करे तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यहां तक समझ में आ गया है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को हम कौन से अप्रोच पे रखेंगे? लर्निंग सेंटर्ड के ऊपर। अब आता है, जब हम कह रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, दोनों को अगर मैं हिंदी करूं तो शायद आपको हैरानी होगी कि जैसे आपने अभी बोला कि वी शुड कोऑपरेट ईच अदर, है ना? तो कोऑपरेटिव लर्निंग की हिंदी सहकारी है, और कोलैबोरेटिव में आपकी वो बात है, उसको कहते हैं सहयोगी अधिगम। अगर आप हिंदी में देखेंगे ना तो आपकी गलती हो जाएगी यहाँ पर, तो मैं फिर भी लिख कर दे रही हूं कि जहां पर आप लोगों का कोलैबोरेटिव है, इसको आप कहेंगे सहयोगी, और जो है आप लोगों का कोऑपरेटिव, इसको आप कहेंगे सहकारी। अब दोनों में
एक पॉइंट अगर आपको समझ में आए, हाफ द बैटल विल बी वॉन। वो एक छोटा पॉइंट ये है कि कोलैबोरेटिव अपने आप में क्वालिटेटिव अप्रोच है, कोऑपरेटिव अपने आप में क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्या मायने होंगे? अगर मैंने कहा कि जो आप लोगों का सहकारी है वो मात्रात्मक उपागम पर है, जो आपका सहयोगी है वो आपका गुणात्मक पर है। Cooperative believes in the end, and the collaborative believes in the means of, मतलब कि process, और वो cooperative होता है। काफी हद तक यू आर वेरी नियर टू द क्लोज पॉइंट, बहुत आप उसका जो बिल्कुल बारीकी वाला वहां तक आ रहे हैं। अब इसमें होगा क्या? जहां पर हमारा मेन आइडिया क्या है, हमने इंटरपर्सनल स्किल को, हमने ग्रुप डायनामिक को, इसको आपने प्रेफर करना है। अगर आपने इनको प्रेफर करना है तो आप क्वालिटी के तौर के ऊपर क्या देना चाह रहे हो कि बच्चों में सहयोग की भावना आए। तो वो सहयोग वाली जो भावना है वो हमारा गुण है, वो गुण है जहां पर हमारे को देखना है कि बच्चों में ये अगर गुण आ रहे हैं तो जो आपका कोलैबोरेटिव है वो अपने आप में क्वालिटेटिव होगा। लिख लीजिए ये बात कि जो आपका कोलैबोरेटिव है वो आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है, और जो आपका कोऑपरेटिव है वो आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच है। दोनों बातों में थोड़ा फर्क और लिख के दे देती हूँ। ये वाला क्या मैं क्लीन कर लूं? अगर आप में से किसी को नोट करना है तो भाई कर लो, नहीं करना तो मैं इसको हटा दूं। मैं लिख देती हूँ, किसी का गलत ना हो जाए, मैं लिख देती हूँ। जो आपका क्वांटिटेटिव होता है ये एक स्मॉल ग्रुप अप्रोच होता है, जहां पर आप लर्नर्स की संख्या को कम रखते हैं। यहाँ पे आपके 3 से लेकर 5 तक लर्नर्स को आप इन्वॉल्व करते हैं। ये आपका स्मॉल ग्रुप अप्रोच होगा। इस स्मॉल ग्रुप में मेन चीज क्या होगी, यहाँ पर जो भी आप लोगों का इंस्ट्रक्टर होगा वो ग्रुप बनाएगा। यहाँ पर ग्रुप बनाने वाला कौन होगा? आपका टीचर कहें या आपका इंस्ट्रक्टर कहें। इंस्ट्रक्टर विल फॉर्म द ग्रुप एंड असाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लर्नर्स इन द ग्रुप। एंड असाइन, यहां तक लिखो जी या छोड़ दो? कहां पर? इसमें लिखा इंस्ट्रक्टर विल फॉर्म द ग्रुप and assign duties and responsibilities. लेकिन जहां पर आपका कोलैबोरेटिव होगा तो यहां पे मैं कहती हूं कि आप अपना ग्रुप खुद बनाएंगे। स्टूडेंट्स और लर्नर्स themselves will make group. ग्रुप को JRP लिख दिया, ठीक है? And exchange their ideas. With the help of technology. It is not always face-to-face interaction. It could be on internet, on Facebook, Zoom, blog,
and exchange their ideas with the help of technology. यहां पर हमेशा ऊपर लिख रही हूं, ऊपर से थोड़ा क्लीन कर रही हूं, यहां फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। यहां इंस्ट्रक्टर्स अथॉरिटी अभी भी रहेगी। मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। पहला पॉइंट मैंने ये बोला है, सेकंड पॉइंट ये बोला है, थर्ड पॉइंट ये है और फोर्थ है ये वाला। ठीक है जी, ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। इसके अंदर आपका ये तो आप इसके साथ ब्रैकेट में ही लिख देना दोनों को कि कोऑपरेटिव आपका क्वांटिटेटिव है, कोलैबोरेटिव आपका क्वालिटेटिव है। ये आप ब्रैकेट में लिख देना। फिर यहां से आप पॉइंट देख लेना। अगर मैंने यहां लिखे हैं तो इसके वाले उससे अपोजिट होंगे। यहां पर अगर मैं कह रही हूँ फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, यहां पे आपका टेक्नोलॉजी की ज्यादा भूमिका है। और जहां पे टीचर ग्रुप बना रही है, ये ग्रुप हमेशा अपने लेवल के ऊपर हेट्रोजीनियस होंगे। ग्रुप हमेशा विषम भांगी होंगे, हेट्रोजीनियस आप कहें। ग्रुप डायनेमिक्स पर आपका मेन फोकस होगा। हाँ, इसी वाले का है। जहां पर आप लोगों का कोऑपरेटिव होगा, टीचर की अथॉरिटी आपकी अभी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप वो बनाएगी, वो बताएगी हर लर्नर को। जो भी मैंने ग्रुप बनाया 5 लोगों का, हर एक का जो भी रोल होगा वो मैं बताती चलूंगी। तो अगर मैंने कहा कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, तो आप सोच पा रहे हैं इसके मायने क्या हुए। यानी कि मैंने क्वांटिटी के तौर पर काम को आपको असाइन करा है। मैंने हर एक को एक क्वांटिटी के तौर पे बोला है, आपने ए टास्क करेंगे, आप बी करेंगे, आप सी करेंगे। जब मैं आप लोगों का रिवॉर्ड सिस्टम पर आऊंगी तो मैं ये देखूंगी आप तीनों ने क्या क्या काम करा है। तो मैं हर एक के काम के आधार पर आप लोगों की रैंकिंग करूंगी। समझ में आया जी आप लोगों को? तो यहां पर जब आपने क्वांटिटेटिव कहा तो आपने इसके मेंबर्स को क्वांटिटी के हिसाब से डिजाइन किया है कि कौन कितना कितना काम करेगा। और वहां पे आप लोगों का मेन क्या है कि आपने कितना एक दूसरे को सपोर्ट करा। सपोर्ट करने के लिए अगर आप फेस टू फेस नहीं भी आ पाए तो आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आइडियाज को एक्सचेंज किया। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी, कुछ और पूछना है? ग्रीन शर्ट आपको कह रही हूँ सेकेंड लास्ट पर, नाम नहीं पता इसलिए सब। अक्षय नाम है, अक्षय पूछो। कंस्ट्रक्टिविज्म, वही कंस्ट्रक्टिविज्म को जिसको मैंने आपको बोला लर्निंग बेस्ड होगा। हाँ, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में मेन अवधारणा ये है कि हाउ डू लर्नर्स लर्न। तो हमने कहा लर्निंग ही इसी रूप में हो पाएगी। अब आप बताइए, कुछ पूछो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा ना मतलब हिंदी में भी आप। अच्छा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये चाहूंगी आपको जो भी अच्छा लगे। अगर आप बोलेंगे नहीं ना और क्लास में उदासी रहेगी तो मेरे को भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने रखी। पिछली वाली क्लास में मैंने देखा बड़े चेहरे ना खुश नजर आ रहे थे। आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो वो अगर आप बताएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके लर्निंग सेंटर्ड है। थोड़ा सा ना मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है। आपने 2 क्लास मैंने अटेंड किया आपकी। अच्छा, तो पहला मतलब अभी तक भी थोड़ा सा जा रहा है ऊपर से, लेकिन काफी चीजें क्लियर हो रही है। तो थोड़ा सा आप हिंदी में लिखोगे तो आई थिंक ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये हो जाता है यहाँ पे लिखने का, मुझे ये होता है कि नीचे का लिखूं ना लिखूं, तो मैं एक ही लैंग्वेज में लिखकर चलती बन रही हूँ। चलिए, अब आप पूरा पूरा लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना। या मैंने लिख लिया तो थोड़ा सा इजी है, बट पीछे भी थोड़ा सा बैठे ना हमारे जैसे। हाँ जी, आप पहले बताइए कितने लोगों का मीडियम हिंदी है?
अच्छा काफी लोग हैं, तो रेस्ट वाले आपके इंग्लिश के हो गए, हैंड्स डाउन। ठीक है, तो ऐसा कर लूँ, या अगर मैं आपको टैबुलर फॉर्म में करवा रही हूँ, एक में इंग्लिश लिख दूंगी, एक में हिंदी लिख लूंगी, वो तो अपोजिट है, इतना तो आप बना ही लोगे कि अगर ये इसका पॉइंट है तो उनका अलग ही होगा पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। चलिए, अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने कहा अभी कुछ आवाज आई है, समझ में नहीं आ रहा, भाई कौन बोल रहा है, प्लीज बोलो। हाँ, समझ में नहीं आएंगी, ये कह रही है। अच्छा, पता क्या है, जब टीचर अपने दिल से पढ़ा रहा होता है ना, और उस समय किसी का लगे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे ना खुद ही गिल्ट फील होता है। अच्छा, नहीं, टेक्निकल टर्म तो इन लोगों को प्योर हिंदी में करना पड़ेगा। हाँ, मैं नॉर्मल में समझाऊंगी, लेकिन टेक्निकल टर्म तो बिल्कुल प्योर हिंदी में ही होगी, वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोऑपरेटिव के अंदर आपका अलग आ रहा है, हम सोचेंगे कोऑपरेटिव का मतलब है सहयोग करना, लेकिन हिंदी वाले को करना पड़ेगा, वो अपने आप में सहकारी है। तो ये तो मेरे को टर्म आपको पूरी लिखकर देनी होगी। चलिए जी, अब मैंने कहा हम कंस्ट्रक्टिविज्म कर रहे हैं, इनके 5 ई क्या है, अब हेडिंग डाल लो और एक एक पॉइंट देख लेना। सेकंड क्लास है ना, अभी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी। हम लर्निंग का कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर पढ़ा है। कई बार आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको ई का ऑर्डर बनाना है, तो मैं पहले आप लोगों को ऑर्डर लिखकर दे रही हूं। ठीक है, सबसे पहला है एंगेज, इसको आप स्लग्न भी कहते हैं। अब शुद्ध हिंदी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा भी, ठीक है, शुद्ध हिंदी है, क्योंकि पेपर में तो ऐसा ही लिखा आएगा। अब मैं कहूँ एंगेजमेंट वो वाली नहीं है ना, आपकी रिंग पहनाने वाली। फिर है आप लोगों का एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब है अन्वेषण करना। थर्ड पर है आप लोगों का एक्सप्लेन करना। चौथे में है आप लोगों का एलाबोरेशन। आपका लिखा हुआ है क्या? तो भाई सीट बनाओ अपने लिए कोई, तो कहीं यहां साइड में लगा लो। ये 5 है। बैठ कर टाइम पास मत करो, कहीं से बनाओ। चलिए जी, थोड़ा साइड में हो जाएगा आपका, या ये अटकेगा? ठीक है, आखिरी में नहीं है कहीं है उधर। ये 5 हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। लिख लिए भाई? चलिए, तो बहुत अच्छी बात। चलिए, पहला आप करते हैं पॉइंट एंगेज का, तो यहाँ पे भी टीचर सेंटर्ड ना रखकर लर्निंग सेंटर्ड पे कर लेते हैं। तो जी आपको क्या लगेगा एंगेज करने का मतलब क्या होगा? स्टूडेंट्स को भी करना नहीं, हाँ, मतलब कुछ एक्टिविटी देके उनको जो लर्निंग दी जाती है। अगर मैं आपको कहूँ हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इन 5 में कहां पर आएगा हैंड्स ऑन एक्टिविटी? तो आप कहेंगे एंगेज में। यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसमें ना बहुत बारीकियां हैं। आपका एंगेज आता है जब मैं यहाँ आती हूँ, थोड़ा सा हिलती हूँ, थोड़ा सा पानी पीते हुए कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ। आते ये तो नहीं कहती हाँ जी कंस्ट्रक्टिविज्म में ये हो गया, उस बारे में ऐसा है फिर वैसा है, फिर तो आगे भाग जाओगे।
इसका मतलब जब मुझे यहाँ पर आना है, मैं सीधा लठ ना तोड़ूं, मेरे को आके आप लोगों से बात करना है। तो आपको क्या लगता है कि आपको अपने टाइम में बड़ा मुश्किल लगता था ना? हाँ, मेरे टाइम में भी ऐसा होता था। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? दिस इज हाउ डू यू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लर्नर्स। एंगेज करने में एक ही पॉइंट लिखो, ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ लर्नर्स। ये आपके लेसन में डेवलपिंग फेज में आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा, कंक्लूडिंग में आएगा। तो आप कहेंगे इंट्रो में आएगा। तो ये मोटे मोटे बारीक पॉइंट कर लो, उससे आपका क्वेश्चन उलझेगा नहीं। क्या पॉइंट लिखा आपने? और सेकंड मैंने क्या बोला? आपके लेसन के कौन सी स्टेज के ऊपर आएगा? इंट्रोडक्शन पे आएगा। ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। मैं नहीं लिख रही, बोर्ड पे लिख लेंगे ये 2 पॉइंट आप। हाँ, अध्येता को संलग्न करने का प्रयास, अध्येता को संलग्न करने का प्रयास, यह सदा पाठ की शुरुआत में होगा। यह सदा पाठ की शुरुआत में होगा। It will always occur in the beginning of the lesson when you want to have an effective opening of your lesson. क्लियर हो गया? लिख लिया? 2 पॉइंट इतने लंबे नहीं है, लिख लिए होंगे। ठीक है, दोनों हिंदी में आ गए। 2 पॉइंट बोले मैंने हिंदी में। उसके बाद आ गया आपका एक्सप्लोर का। अब एक्सप्लोर में आएगा जो मैम कह रही थी। इन्होंने बोला कि आप ना कोई एक्टिविटी दो और आप उनको बिजी करो। तो वो पॉइंट यहाँ पर है कि जो मैंने बोला उसमें मैं चाह रही हूँ वो भी तो एक्सप्लोर करके देखे कि जो मैं बोल रही हूँ वो कितना रेलेवेंट है अपने आप में। तो वो रेलेवेंस कब पता चलेगा? हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब आप बच्चों को या लर्नर्स को किसी टास्क को देते हैं, टास्क इज गिवन in the form of an activity. In the form, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से अध्येता को, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से अध्येता को दत्त कार्य के बारे में खोजबीन करने के लिए, दत्त कार्य की खोजबीन करने के लिए उन्मुख करना। हिंदी में लिखा गया और यहां पे सिंपल एक वर्ड इंग्लिश में लिख लो, मोटा मोटा पावर वर्ड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हाँ जी, मोटा मोटा जो कीवर्ड बोल रही हूं। सेकंड वाला अगर लिख लिया हो तो थर्ड वाले को देखते हैं एक्सप्लेन करना। व्हाट कुड बी द आइडिया बिहाइंड दिस? व्हाई विल यू आस्क योर लर्नर टू एक्सप्लेन? बताएंगे जी, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर है। तो अब आपके लर्नर को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो क्या करेगा? जो भी आपने हैंड्स ऑन एक्टिविटी को करके आपने एक्सप्लोर किया है, तो एक्सप्लेन में आप वर्ड फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करोगे। मान लो आपने कोई कंक्लूजन निकाला, आपने कोई परिभाषा बनाई, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आप कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट आ गए। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट में आपने चीजों को करके देखा, दे वर इन योर हैंड, यू वर एक्सपेरिमेंटिंग अपॉन देम। इसका मतलब वो कॉन्क्रीट रूप में आपने टच करके उन चीजों को करके देखा। करने के बाद कुछ तो आया होगा यहाँ पर। अब जो आया है वो आपने कॉन्क्रीट वे में करा और बाद में अब्स्ट्रैक्ट वे में वर्ड्स के रूप में उसको इंटरप्रिएट किया। समझ आई है बात? तो अगर मैं कहूं कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, आप कहां पे चले? तो आप कहेंगे एक्सप्लेन में चले। ठीक है, abstract form when learners actually put
their idea in word form. और कॉन्क्रीट में कहां पर थे? जहां एक्सप्लोर किया। यहां पे ये लोग कॉन्क्रीट में थे ना, अपने हाथ में था सब कुछ। तीन पॉइंट क्लियर हुए हैं। चलिए चौथा पॉइंट क्या होगा? एलाबरेट, विस्तारण। बताएंगे जी? एलाबरेट करने का मतलब क्या होगा? तुक्का ही लगा लो। ये थोड़ी है कि आप लोगों को यहाँ पे मैं मार्किंग करके दे रही हूं। तुक्का ही लगा लो, कुछ तो बोलो। कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे हो तो ऐसे बैठोगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म थोड़ी हो पाएगा यहाँ पर। भाई अब आपके लर्नर को काफी कुछ पता चल गया, अपने आप में एक वर्ड फॉर्म में एक डेफिनेशन को बना के आपको दे रहा है। अब कहीं कुछ होगा, गलत भी होगा, तो गलत होगा तो टीचर का रोल यहाँ पर क्या होगा? हाँ, लेकिन टीचर यहाँ पे क्या करेगा? वो उसकी एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि कई बार होता है कि जो भी आपका लर्नर है वो अल्टरनेटिव कंसेप्शन पर आए, कुछ गलत इंटरप्रेट करे, तो वहां पर हमारे को क्लियर करना होगा। उसके बाद जहां पे एलाबरेशन है, एलाबरेशन वर्ड का मतलब क्या है? जब मैं क्लास में आप लोगों को आके पढ़ा रही, कंस्ट्रक्टिविज्म में ये होगा, कोऑपरेटिव में ये होगा, कोलैबोरेशन में ये होगा, अक्षय बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, कर रहा था क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये अपने आप में क्या आएगा? रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। ये पहचान है, अगर आपका लर्नर रिफ्लेक्टिव होगा तो वो हमेशा टीचर को बार बार बीच में पूछेगा, कोड़े देगा। और अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप पैसिव लर्नर होके केवल ऑडिटरी बनके जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन रहे हो, आप उसको लिख रहे हो। आप में से सवाल नहीं उठता, मैम ये तो टर्म्स बहुत मिलती जुलती है, अगर ये यहाँ पर हुआ, ये वहां पर हुआ, तो कैसे हमें पता चलेगा? तो जहां पर एलाबरेशन होगा वहां पे आपका लर्नर, क्योंकि आइडिया क्या था? हमें लर्नर को एम्पावर करना है। एम्पावर कैसे करोगे? लिखवा के, सुनवा के, रटवा के नहीं करोगे। वो तभी होगा जब वो बारीकियों के ऊपर प्रश्न उठा के पूछे और टीचर को कई बार कंफ्यूज कर दे। इसका मतलब लर्नर आपका एक्टिव है, वो सिंपल आपका यस मैन नहीं है कि आपने जो बोला उसे कहते जी जी जी। ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये वाला पॉइंट ऐसे बनेगा। तो रिफ्लेक्टिव लर्नर के तौर पर आपको मिलेगा एलाबरेशन। तो यहां पर क्या होगा? लर्नर विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, विल कीप ऑन आस्किंग रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। अब हिंदी में लिखेंगे। तो स्टूडेंट खुद क्वेश्चन करता है। हाँ, तो मैंने और क्या लिखा? रिफ्लेक्टिव लेवल आपने पढ़ा होगा टीचिंग का, तो मॉरिसन ने क्या बोला है उस पे? यही तो बोल रहा है, यही तो बताइए कि जहां पर एक्सप्लोर करेगा। हाँ, लेकिन किस प्रकार के करेगा? वो आपको डाउट वाले, वो आपके ऊपरी लेवल के क्वेश्चन नहीं करेगा, जो बिल्कुल आपके टॉपिक की स्टार्टिंग का होगा। जो भी आपको एक्टिविटी में करा या आपने कुछ भी करा, उसमें गहराई वाली जो चिंतन वाली है, तो ये अपने आप में चिंतनात्मक अवलोकन को लेकर है, जिसको आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हो। एक्सप्लेन वाला लिखो। जो भी मूर्त अनुभवों से ज्ञात हुआ, एक्सप्लेन वाले का बोल रही हूं, जो भी मूर्त अनुभवों से ज्ञात हुआ, मूर्त कॉन्क्रीट लिखा था ना, जो भी मूर्त अनुभवों से ज्ञात हुआ उसे एक अमूर्त अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करना। जो भी मूर्त अनुभवों से ज्ञात हुआ उसे अमूर्त अवधारणा में प्रस्तुत करना।
टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन में करेगा, क्योंकि कई बार जो बच्चे का एक्सप्लेनेशन आएगा लर्नर का वो एक्यूरेट नहीं आएगा। आपने डेफिनेशन बनाई, टूटी फूटी बनी होगी, तो आप वहां पे एग्जैक्टली इसको बताओगे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कि एप्रोप्रिएट वर्ड क्या लगेगा। आपने कभी देखा होगा जब आपको इंग्लिश में आर्टिकल वगैरह कुछ लिखने को मिलता है, आप अपनी बात लिखते हैं, लेकिन कई बार आपको ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पाता, तो टीचर वहां पे उस वर्ड को गोला लगा के उसकी जगह वो वर्ड प्रॉपर लिख रही है। आपने अपनी फीलिंग को, यू हैव पेन डाउन योर फीलिंग इनटू वर्ड फॉर्म, but you are not getting the exact word. Now the teacher is helping you to write exact word that could convey the meaning that you want to convey. यहाँ पे किसका रोल नहीं है? टीचर का बिल्कुल है रोल। टीचर उसको यहाँ पर भी हेल्प करेगा, उसके रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करेगा, क्योंकि जब वो अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर आएगा तो वो अब यहाँ पर केवल आपकी दी हुई जानकारी पे लिमिटेड नहीं है, वो उसको एक्सप्लोर करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद एक कदम और आगे पूछेगा, और जहां पर भी रिफ्लेक्टिव होगा। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया असेसमेंट का आइडिया है, जहां पर हम देखते हैं कि आप टॉपिक में जुड़े भी है या नहीं है। जो पढ़ के ही नहीं आए हैं उनकी किताबें बिल्कुल नहीं है, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो आगे ऐसे बढ़ जाएंगे बिल्कुल। और जो पढ़ के आया होगा वो आपकी जान खा जाएगा, क्योंकि वो बहानेबाज ये नहीं कहेगा कि ये लाइट चली गई थी, ये हो गया था, मैं कर नहीं पाया। जिसके दिमाग में प्रश्न होंगे, एक बहुत अच्छी लाइन है, डाउट वही करता है जो सोचता है। जैसे सोचा ही नहीं, उसके दिमाग में डाउट ही नहीं, उसके लिए सब कुछ ही बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहां तक अगर क्लियर है जी, लिख लिया आपने चौथा वाला भी हिंदी में? चौथा वाले में इसमें क्या लिखा है? बच्चा या अध्येता चिंतनात्मक प्रश्न पूछेगा। वैसे इसके लिए हम बोलते हैं हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी लर्निंग हुई भी है या नहीं हुई है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। एक बात पहले इन्होंने ना हैंड रेस करा, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी डाउट आए ना तो आप लोग हैंड रेस किया करो। श्योर, पूछिए। मैम जो विस्तार हिंदी का वर्ड है वो तो हमेशा हम इस मीनिंग में जानते हैं ना, जब किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल फॉर्म में, तो फिर ये और एक्सप्लेन जो है थर्ड हमारा, ये दोनों सिमिलर नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन का मतलब क्या है? जो भी आपको एक्टिविटी मिली, आपने उसी एक्टिविटी में जो भी कंक्लूजन निकाला आपने वही एक्सप्लेन करा, यानी कि आप अपने से एक कदम आगे तो नहीं गए। एग्जाम्पल के थ्रू में मान लीजिए मैंने आपको डेमोक्रेसी के ऊपर काम करने के लिए दिया, मैंने कहा आपको डेमोक्रेसी के ऊपर काम करना होगा, एक प्रोजेक्ट वगैरह कुछ करना होगा, और उस डेमोक्रेसी को समझाने के लिए मैंने अपने यहाँ पे इलेक्शन का एक एक्टिविटी करवाया, छोटा सा करवाया। उनको समझ में आया क्या हुआ कि सबको जन भागीदारी मिली, जो भी हुआ उन्होंने अपने लेवल के ऊपर एक्सप्लेन करा। कुछ बच्चे उसको गलत भी लिख देंगे कि इसमें ये भी फीचर होगा, मैं वहां पे करेक्ट भी करूंगी, क्योंकि जब वो उसको वर्ड फॉर्म में लेकर आ रहे तो कुछ गलतियां भी होंगी उनसे, ठीक है, वहां पर एक्सप्लेन। लेकिन जहां तक आपका एक्सप्लेनेशन है, यू आर गेटिंग लिमिटेड टू द एक्टिविटी दैट वाज डिजाइन, दैट वाज गिवन टू यू, यू विल नॉट बी गोइंग बियॉन्ड दैट एक्टिविटी। लेकिन जब आप आ जाएंगे अपने एलाबरेशन पे, तो ठीक है, इंडिया में अगर इस प्रकार का है तो अमेरिका में किस प्रकार का है। अब मैंने तो अमेरिका के बारे में कोई बात ही नहीं करी, मैं तो अपने इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी को बताना चाह रही हूँ, और वो मुझसे अलग अलग सवालों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? क्या वो एक्सप्लेन होगा, वो एलाबरेट होगा? आपको ये बात समझ में आई है? पॉइंट बहुत बारीक है ये। एक्सप्लेन का मतलब है आप वहीं तक सीमित हो गए जहां तक आपकी एक्टिविटी थी। अगर आप एलाबरेट हो गए तो यू विल बी ट्रांसफरिंग योर लर्निंग अक्रॉस रेलेवेंट सिचुएशन। आपने अपनी लर्निंग का ट्रांसफर करा, वो ट्रांसफर कभी आपका एक्सप्लेन में नहीं होगा, वो हमेशा एलाबरेट में होगा। गॉट माई पॉइंट? चलिए अब आ जाइए इवैल्यूएट के ऊपर। इवैल्यूएट का मतलब क्या होगा? बोलो बोलो। हम जज करना और द बेसिस ऑफ मार्क्स भी जज कर सकते हैं, और यानी कि जहां पर अब आपने इवैल्यूएट करवाना है, मैंने आप लोगों को कहा आपका डेमोक्रेसी का था, आपको मैंने कहा कि आप अपनी फाइल सबमिट करो, आपका पीपीटी है, आप अपना पीपीटी सबमिट करो, मैं उसके ऊपर रैंकिंग करूंगी, मैं इवैल्यूएट करूंगी। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था
क्या वो पूरा हो गया है? क्या वाकई ही आप लोगों को वो समझ में आया जिससे मैंने शुरुआत करी थी? क्या मेरे जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव थे या जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के आप पढ़ेंगे, अगर मुझे लास्ट में वो मिल गए तो मैं कहूंगी हाँ, ये प्रोजेक्ट करवाना या ये 5 ई जो थे मेरे वो कामयाब हो गए। हाँ, कह सकते हो कि फीडबैक हो गया। अब ये बताइए, मेरे 5 ही यहाँ पे समाप्त हुए। अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्या क्लास में केवल अक्षय ही क्वेश्चन पूछेगा या बाकी लोग भी पूछेंगे? अगर दिमाग में घुस गया या तो बिल्कुल क्लियर हो आप लोग। क्या मान के चलूं कि ये आपकी जो चुप्पी है ये नासमझी की है या समझी की है? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल करूंगी। आपका है एंगेज। आप बोलो बेटा। आपने जैसे पढ़ा दिया, इसके जो नोट्स मिलेंगे उसमें से हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे। अच्छा, ये भी बात ठीक है, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने बोला कि हम ना पहली बार पेपर देने जा रहे हैं और हम लोगों को यह होता है कि हाँ भी जाएंगे, हाँ भी कितनी बार पेपर दिया, तुमने दिया, क्या ठीक लगा क्या सही नहीं लगा। तो ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लर्नर है तो आप लोगों को क्वेश्चन ना मैं कोशिश करूंगी मैं खुद आपको छाट के दे दूं, ठीक है? तो अभी आप लोगों का उड़ीसा का हुआ है शायद मेरे ख्याल से नेट का ना, तो मैं उनके क्वेश्चन भी निकाल के आपको दे दूंगी। मैं बताऊं, अगर जैसे हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो हर छोटे छोटे टॉपिक की बुक होती है, तो मैं अगर आपको कहूं कि ये बुक ले लो वो बुक ले लो तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो अगर आप एक एक टॉपिक के लिए बुक खरीदने लग गए, 10 आप लोगों के पेपर 1 के यूनिट है, आप पूरा कर पाएंगे? मैं बताती हूँ, तो आप ऐसा करो, यूथ वाले की बुक है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा। आप यूथ वाले का देख लो, लेकिन मेरे कहने पे नहीं, पहले आप खुद देखो, क्योंकि मैं तो केवल अपने पार्ट के लिए बोल रही हूँ। मेरा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और एक मैं पढ़ाती हूँ एजुकेशन। तो आप देख लेना अगर यूथ का आपको बढ़िया लगे। सॉरी, हाँ नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, एक बार मैं भी बात कर लूंगी, ठीक है? अब आप लोगों का पॉइंट ले रही हूँ, एंगेज वाला है ना? एंगेज, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। एंगेज मींस आपने बताया कि जैसे आप क्लास में आते कोई चैप्टर शुरू नहीं करते, पहले आप कांटेक्ट करते हो हम लोगों से, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब मैंने क्या किया, ये एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने उसी में थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड जो हमारा टेक्निकल या पेडागोजिकल टर्म होती है वो इंट्रोड्यूस करी है, तो इन्होंने बताया बिल्कुल ठीक है। ये हम कहते हैं एक लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, जहां पर आप क्लासरूम में पहले बच्चों को रिसेप्टिव करती हो, क्योंकि जब आप क्लास में आए यू आर जस्ट अ स्ट्रेंजर टू योर लर्नर, इट कुड बी दिस वे, तो आपको वहां पे कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना है। तो कनेक्टिविटी का मतलब ही क्या है, आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो आपकी एक्टिविटी से कनेक्ट हो पाए। कभी आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की बुक्स को देखा हो, पहले बुक्स होती थी सीधा कहानी शुरू हो जाती थी, अब क्या होता है ऊपर ना 5-6 लाइनें होती है, एक बॉक्स बना होता है, हैव यू हर्ड ऑफ दिस मैन? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा होगा? ओके लेट्स स्टार्ट द लेसन। ये बिल्कुल यही घटना है, एक फलानी लड़की के साथ ये हुआ तो जानेंगे उसने आगे क्या किया। तो ये कहलाता है आप लोगों का रेडीनेस, इसी को हमने लिया है एंगेज में। आपको और डाउट है? वो जो आपने बोला ना अन्वेषण, लेकिन वो जो आपने टर्म बोला है ना वो हम ब्लूम टेक्सोनॉमी में करेंगे, उससे रिलेटेड नहीं है वो। आपका इवैल्यूएशन मैंने कहा जब टॉपिक कराऊंगी ना तब आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी आएगा, उसमें पूरा ट्रायंगल बना के आप लोगों को लेवल करना होगा, लॉट्स वाले क्या है, हॉट्स वाले क्या है। तो 6 आप लोगों के हैं, 3 आपके लॉट्स में होंगे, 3 आपके हॉट्स में होंगे, वो टॉपिक की लास्ट में होगा इवैल्यूएशन का। नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा। नेक्स्ट भी आप लोगों का कुछ था? हाँ, ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसमें इवैल्यूएशन तो फिक्स है कि टीचर का पार्ट है, वो टीचर इवैल्यूएट करेगा। लेकिन अब ये बोला गया कंस्ट्रक्टिविज्म में कि जहां पर आपका इवैल्यूएशन है आप लर्नर को भी भागीदारी देंगे, लर्नर एज पार्टनर इन इवैल्यूएशन। इन व्हाट फॉर्म? वो आपकी इवैल्यूएशन के मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपने पूछा है तो बताऊंगी जरूर। इसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव असेसमेंट। इस कोलैबोरेटिव असेसमेंट में हम पीयर असेसमेंट भी लेकर चलते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी लेकर चलते हैं। और अब तो एनईपी ने एक बात और बोली है कि मेनली जो आपका टूल भी इस्तेमाल होगा वो पोर्टफोलियो होगा, और उस पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप स्कूल लेवल के ऊपर लेकर आते हैं तो
तो वहां पे लर्नर का अपना क्या है कि मुझे अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट पे काम करना। अगर आपको ये लग रहा है मैं अपना 100% नहीं दे पाया, तो आप लिखोगे कहां पे कमी लगी। आइडिया क्या है? रिफ्लेक्ट। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मेमोरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट वाला पार्ट है वो ये कह रहा है अपने किए काम का आप खुद असेसमेंट करें। कभी भी आप लोगों ने ये चीज करी नहीं होगी जब तक आपको कोई बोले ना। जब आपका नजरिया ये बनेगा कि अब आप थर्ड एम्पायर है, आपको इस काम को देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में एक एक चीज पूरी मेंशन करी हुई है, तो हो सकता है आपको लगेगा ये वाला जो मैंने लगाया है पिक्चर ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा, नहीं मुझे इसको बदलना होगा। ये है अपने आप में सेल्फ असेसमेंट, लेकिन ये करते नहीं है। लेकिन अब ये बोला गया है कि जो भी पोर्टफोलियो होगा उसमें सेल्फ का होगा, और अपने आप को कहीं ऐसे भी होंगे जो मुंह मियां मिट्ठू होंगे, कहेंगे मेरा काम तो बहुत बढ़िया, जैसे हमारे नेता करते हैं, हमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, उनको तो आई एम द बेस्ट सिंड्रोम खा गया है। तो ये कहता है पीयर असेसमेंट भी करवा लो। वो जो आपके आसपास बैठे हैं ना, जरा एक बार इनको भी पूछ लो कितना बढ़िया लग रहा है आपको इनका किया हुआ काम। तो हो सकता है इसमें से एक तो सहेली होगी, वो तो कहेगी मेरी सहेली मेरी जान बहुत अच्छी, एक ऐसी भी होगी जो न्यूट्रल होगी। और केवल यहीं पर ही नहीं रुक जाना, आपकी जब काम आप करते हैं ना तो आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, आप कम्युनिटी को लेकर चलेंगे, वो भी स्टेक होल्डर है आपके। तो आप स्टेक होल्डर के तौर पर पेरेंट्स को भी पूछिए आपने कोई रिमार्क देना है। जब आप सबने रिमार्क दे दिया तो फाइनली मैं लास्ट में लूंगी, लेकिन मुझे आप सबकी भागीदारी लेकर चलना है। आइडिया ये है कि जो पहले इवैल्यूएशन था वो टीचर सेंटर्ड था, अब क्या है कोलैबोरेटिव असेसमेंट होगा। अगर कोलैबोरेटिव होगा, सेल्फ भी होगा, पीयर भी होगा, स्टेक होल्डर्स के तौर पे, जहां पे हमें पेरेंट्स का चाहिए, जहां पे वो 18 से कम के है वहां पे पेरेंट्स का भी लेंगे, और अगर आप लोगों का कॉलेज लेवल के ऊपर है तो उसमें हम आपका पेरेंट्स का नहीं लेंगे। आगे समझ में, तो कोलैबोरेटिव भी होगा। तो आपका लर्नर की भूमिका इवैल्यूएशन में भी रखी जाएगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, लेकिन आपके नेट के एग्जाम में नहीं था, एमएड के एग्जाम में पूछा गया था कि आप कोलैबोरेटिव असेसमेंट में क्या लेके चलोगे। पीयर असेसमेंट लोगे, सेल्फ लोगे, तो आपका है ए, ओनली बी, बोथ, नन, तो बनेगा बोथ, दोनों को लेके चलोगे। आगे बढ़े जी। अगला है आप लोगों का आइकॉन मॉडल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बता देती हूँ, लेकिन असेसमेंट के टाइम पे फिर नहीं बताऊंगी। देखो 3 टर्म्स होती है, एक कहलाती है मेजरमेंट, एक कहलाती है असेसमेंट, एक कहलाती है इवैल्यूएशन। आपको 10 में से 7 नंबर मिले, मैंने क्या किया, मेजर किया। ठीक है, अंकों में बता रही ना, मैंने मेजर किया। अगर आपके 7 आए हैं तो मैं आप पे क्या कमेंट करूं, मीडियोकर है, थोड़ा बहुत जानता है विषय में, थोड़ा और जानने की जरूरत है, ये कहलाया असेसमेंट। इवैल्यूएशन क्या है, इस प्रोजेक्ट के आधार पर क्या मैं आपको अगले वाले प्रोजेक्ट पे ले चलूं या आपको यहीं पे छोड़ दूं, या मुझे लगेगा अभी आप पे काम करना है। जहां मुझे जजमेंट लेना होगा वो इवैल्यूएशन है, और जहां मेरे को एक आपसे जानकारी मिलेगी कि आपका लेवल क्या है वो कहलाएगा असेसमेंट। असेसमेंट में हम केवल एक डेटा या केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो मुझे आपकी योग्यता के बारे में जानकारी देगा। पर अगर इस योग्यता के आधार पर मुझे आपको पदोन्नति देनी पड़ेगी तो मैं वहां जजमेंटल हो जाऊंगी, वहां पर मैं इवैल्यूएट करूंगी। समझ आया? तो 3 टर्म है, एक आपकी मेजरमेंट है, एक आपका असेसमेंट है, और एक आपका इवैल्यूएशन है। असेसमेंट में भी टाइप्स होते हैं ना, असेसमेंट में बहुत सारे टाइप होंगे, हम मेनली 4 को करेंगे। आपके बहुत सारे टूल होंगे। अगर हम टाइप की बात करें तो आपका एज होगा, फॉर होगा, ऑफ होगा, इन होगा। लेकिन इन पे लोग बात नहीं करते, पर इन पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो आज मैंने आपकी क्लास में कहा कि आप रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछिए। यानी कि अब आपको ऐसा करना है कि मैं नहीं पूछूंगी, आप पूछेंगे। और आप कब पूछेंगे? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तभी आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से कि मेरा लेवल क्या है। अगर आपके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मुझे लगेगा बंदा सही है, इसको जानकारी बिल्कुल समझ में आ रही है, वो कहलाएगा आपका असेसमेंट इन लर्निंग। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ जाए फिर मैं। खुश हो आप लोग क्लास में?
क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो ना तो आपको समझ नहीं आएगा और मेरे को पढ़ाने में मन नहीं करेगा। मैं भी टाइम देखूंगी, घड़ी कहीं मिल नहीं रही है, मोबाइल निकालना पड़ेगा, शर्म आ जाएगी मुझे, तो मजा नहीं आएगा। खुश हो ना? ठीक है, चलिए अगला है आप लोगों का आइकॉन मॉडल। ये कहलाता है बेटा, हिंदी में भी ना ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ये मॉडल कहता है, इसकी कुछ स्टेप है, पहले मैं स्टेप लिख रही हूँ। ये आपके 7 पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश सब में लिखती है मैंने। लिखे गए आप लोगों के? पांचवे में मैंने कई पॉइंट लिखे हैं, ठीक है वही एक पॉइंट, उसमें मैंने लिखा जनरलाइजेशन लिखा है, स्लैश डाल के आप कंस्ट्रक्शन लिख लो, स्लैश डाल के आप इंटरप्रिटेशन, वही ये वाली बात, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो इंटरप्रिटेशन भी है और कंस्ट्रक्शन भी है, यानी कि आपने चीजों को जनरलाइज करके लिख दिया कि एक प्रिंसिपल, एक रूल आप लेकर आ गए। पांचवे में ही लिख लो। बहु वाला जो है, ये वाला पॉइंट आपका 7 नंबर पर है। पांचवे में है आपका सामान्यीकरण, या आपका निर्माण हो गया या व्याख्या हुआ। छठे पे आपका बहु परिप्रेक्ष्य हुआ। सातवें में अभिव्यक्तिकरण है।
यही बोला जाएगा, आइकॉन लिखा होगा। बाकी अगर आप लिखना चाहो हिंदी तो आप कह सकते हो व्याख्यात्मक निर्माणात्मक प्रतिमान, लेकिन मैंने जहां भी देखा है ना वो आइकॉन ही लिखा मिला है। कई बार एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, बोलना शुरू कर दूं अपने। आपने कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ऑब्जर्वेशन किया। आपने कहा कि आप देखिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको क्या लगता है कहां कहां पर हो रहा है। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एक सर्वे करना होगा, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास में पहले आपको एक छोटा सैंपल करके दिखा रही हूँ। मैंने लड़कियों को पूछा, लड़कों को पूछा, हाँ जी आपके घर में आपके साथ क्या है, एक छोटा सैंपल करके दिया कि ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने पूछना है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी कर सके। एनीवेज, वो ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कंटेक्स्ट। ये आप लोगों के लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में भी आएगा। जो भी आपके पास लर्नर है, दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ये नहीं है कि सबका बैकग्राउंड एक ही होगा, कल्चरल बैकग्राउंड हर एक का बिल्कुल अलग होगा। कई बार हमारे लिए भी जरूरी होता है आप लैंग्वेज का जब इस्तेमाल करें, आप जब एग्जाम्पल दें तो वो एग्जाम्पल उनके कंटेक्स्ट को मैच करने वाला हो। आप एक झुग्गी झोपड़ी में एक अच्छा एनजीओ स्कूल है, वहां पे आप पढ़ा रहे हैं और आप वहां बच्चों के साथ कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सर्फिंग करके देख लेना ना, गूगल के ऊपर वेबसाइट होगी ये वाली करके देख लेना। उनके लिए लगेगा ये कोई एलियन है। आप एक दूर दराज के गांव में जहां पर आपके नेता कहते हैं वाईफाई स्मार्ट होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जहां पे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और आप एक हाईली प्रोफेशनल ट्रेन टीचर होके वहां पे जाके इस प्रकार की बात कर रहे हैं जो उनके कल्चर को मैच ही नहीं कर रही है, तो आपके लिए क्या लगता है कि वहां पे नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट कर पाएगा? वो कभी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम्पल भी देते हैं ना, आप छोटे से बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे हैं एक्वेटिक एनिमल क्या है और कौन सा है, और आप बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे टर्टल नहीं होता, वो टर्टल उसने कभी देखा ही नहीं है। आप उनको वो एग्जाम्पल दो जो उनके एनवायरमेंट के साथ मैच करने वाले हैं। अगर कंटेक्स्ट का होगा तो रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि आप जब उनको विलोम वगैरह कुछ करवाते हैं, वर्ड वगैरह करवाते हैं, या आपने कहा समानार्थक करवाएं, अगर आपके यहाँ पे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं तो क्यों ना आप उनसे पूछे आपके यहाँ ऊंट को क्या कहा जाता है, अच्छा आप क्या बोलते हैं, आपके समानार्थक शब्द वही बन गए। अब वो जो किताब में रट्टा मारने वाले होते हैं ना, 5 रट्टा मारने पहले वाले, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मल्टीलिंगुअलिज्म को भी लिया, आपने इंक्लूसिव कंटेक्स्ट को भी ले लिया, रटना भी नहीं पड़ा, कंस्ट्रक्टिविज्म भी अपने आप आ गए। बात समझ में आ गई है? तो कंटेक्स्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। थर्ड आ गया आप लोगों का कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। क्या मतलब होगा? जब भी आप कोई सर्वे कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको उसमें सहयोग तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के अंदर जहां पर जैसे ये बता रहे थे, आपका जो भी इंस्ट्रक्टर है वो आपके लिए एक MKO है, आपका मोर नॉलेजेबल अदर है, और आप लोग कौन हो? अप्रेंटिस हो। आपको सीखना है, आप अभी प्रशिक्षक हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल फील्ड में होता है, आप लोगों को कहा जाता है जी आप लोगों का प्रैक्टिस है इंटर्न्स हो। तो जो आप इंटर्न्स हो तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग अभी अप्रेंटिस हो। अगर मुझे सर्जरी करवानी होगी तो हम जो आप लोगों की देखा होगा अपने हॉस्पिटल के अंदर कई प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन प्रैक्टिशनर्स को रूम में लेके जाके बता रहे होते हैं कि आप सिंपल वहां पे ऑब्जर्व करते चलो। आपके लिए बिल्कुल ये रेलेवेंट है कि आपको ये काम करना होगा। आपको देखना होगा अगर मेरे को एक पर्टिकुलर आर्टरी के ऊपर काम करना है तो मेरे को क्लीनिंग पार्ट कैसे करना होगा अप्रेंटिसशिप पे। उसके बाद क्या होगा? कोलैबोरेशन, यानी कि जब ये हो गया सर्जरी, मैंने उसके बाद कहा आप लोगों का पूरा ग्रुप है, एक बार आके देख लो, हर पॉइंट को एक बार रिकॉल कर लो, कहीं कुछ पूछना है तो आप कोलैबोरेट कर लो, क्योंकि अकेले बहुत पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन जब आप ग्रुप में होंगे ना तो आपके डाउट बहुत ज्यादा आएंगे। वो है आपका काम कोलैबोरेशन का। उसके बाद क्या है? अब आपने जो भी सीखा, चाहे वो सर्जरी को लेकर हो, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सर्वे को करके आपके सामने जो भी नई जानकारी आई कि जो हमारी सो कॉल्ड डेवलप जगहें हैं जिनको आप अर्बन एरियाज कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा होता है, पर वो सामने नहीं आता, उनको छुपा दिया जाता है क्योंकि हमें शर्म आती है बात कहने के अंदर।
उसके बाद जब आपने उन चीजों को समझा, जनरलाइज करा, जिनको उन्हीं को आपने कंस्ट्रक्ट करा, आपने डिस्कवर करा वो फैक्ट्स को विच वर नेवर रिवील्ड, जो आपके लॉन्ग टाइम अवेटेड थे, जिन फैक्ट को उठाना था, जिनको दबाया गया, छुपाया गया, आप उनको लेकर आ गए, आपने उनको कंस्ट्रक्ट करा, जनरलाइज करा, उनको इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद हो सकता है आपका तरीका, आपका तरीका, आपका तरीका, आप लोगों ने कोलैबोरेट जरूर करा, बट कोलैबोरेशन डज नॉट मीन कि हर कोई इसको एक ही रूप में इंटरप्रेट करेगा। There could be a difference in your perspective. How do you put on the things in word form? हो सकता है सबकी विचारधारा अलग है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जो इनका सोचने का तरीका था वो नजरिया इनका नहीं है, तो हर कोई इसको अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने अनुभवों से, अपने कल्चर से रिलेट करता हुआ उसको व्याख्या के तौर पे लाएगा, क्योंकि आप सबका अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ है। उसके बाद जब आपने उसको लेकर आए तो जो भी रिपोर्ट आपने तैयार करी वो आप सबकी अपनी अपनी थी, तो वहां पर आपने जो मैनिफेस्टेशन करा वो अलग अलग करा। पर इस मैनिफेस्टेशन में अगर मैं देखूंगी, जब मेरे सामने मल्टीपल आएंगे तो क्या मुझे नई जानकारियां नहीं मिलेगी? तो मैंने फैसिलिटेटर का काम भी किया और मैंने को लर्नर का काम भी किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता थी वो आपने रिवील की है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव मॉडल। क्लियर हो गया? यहां पर आप लोगों का कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन पार्ट हो गया है। अब आप लोगों की बचती है थ्योरीज। टाइम बताइए कितना है? हो गया। अगली क्लास में थोड़ा आप पढ़ के आएंगे अगर मैं बता के चलो? ठीक है। ये मैं क्लीन करने लगी हूँ। शैल आई? थोड़ी आप इनकी कुंडली निकाल के लाइएगा और थोड़ा इनके बारे में जानकर आइएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए एक 5 या 10 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आऊं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। ठीक है? तो क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। नमस्कार।